गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम माय चैनल फार्मा इजी स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे फिजिकल फार्मास्यूटिक फर्स्ट का यूनिट 4 का कॉम्प्लेक्सेशन एंड प्रोटीन बाइंडिंग का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमने देख लिया था कि कॉम्प्लेक्सेशन होते क्या हैं और कॉम्प्लेक्सेशन कितने प्रकार के होते हैं, उसके टाइप्स, उसके एप्लीकेशन के बारे में हमने देख लिया था। अब सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि मेथड ऑफ एनालिसिस, मतलब जो हमारा कॉम्प्लेक्सेशन होता है उसकी एनालिसिस पढ़ेंगे हम। तो स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मेरा एक नियम है कि मैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूँ, उसके बाद मैं थ्योरेटिकल पे जाता हूँ। तो हम एनालिसिस करते क्यों हैं, मतलब कॉम्प्लेक्सेशन की एनालिसिस करते क्यों हैं, पहले आप इसको समझिए। तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। जैसे एक किसी व्यक्ति ने जहर खा लिया या पॉइजन पी लिया, ठीक है, उसको एंटीडोट दिया गया, ठीक है। तब उसको एंटीडोट कितनी कंसंट्रेशन में दी जाए कि वो जाकर उस पॉइजन से बाइंड अप हो जाए, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर जाए, तो वो जहर हमारे शरीर से, मतलब जो उसका इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाए। तो इसलिए हम क्या पढ़ते हैं, मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन, इसलिए हम इसकी एनालिसिस करते हैं। ठीक है, सीधा सीधा मतलब यही है। ठीक है, अगर आप बुक में देखेंगे तो आपको कुछ दूसरा मिलेगा, कहीं कुछ बुक में दूसरा मिलेगा, लेकिन मैंने मार्टिन एल्फ्रेड, पीवी प्रकाशन, निराली प्रकाशन, इन तीनों बुकों का पढ़ के एक कंक्लूजन निकाला। तो मुझे कंक्लूजन यही निकला कि जैसे चिलेट एजेंट होते हैं, चिलेट एजेंट हमारे एज ए एंटीडोट काम करते हैं फॉर द पॉइजन। तो अब किस पॉइजन के लिए हमारा कौन सी एंटीडोट यूज होगा और कितने कंसंट्रेशन में हमारा यूज होगा, ये हम कॉम्प्लेक्सेशन के द्वारा पता करते हैं इन द लेबोरेटरी, मनुष्य के अंदर नहीं। क्योंकि अगर मनुष्य के बाद जहर चला गया, उसको आपने गलत एंटीडोट दे दिया, सांप ने काट लिया, उसको गलत एंटीडोट दे दिया, तो क्या होगा, आदमी की जान चली जाएगी। ठीक है, वहाँ पे कॉम्प्लेक्सेशन तो फॉर्म होगा, बट वो ब्लड क्लॉटिंग कर जाएगा वहाँ पे। तो इसीलिए हम उसकी मेथड ऑफ एनालिसिस करते हैं, मतलब एनालिसिस करते हैं। तो आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। मेथड ऑफ एनालिसिस, कॉम्प्लेक्सेस आर डिटरमाइंड बाय द स्टोमेट्रिक। स्टोमेट्रिक क्या होता है कि हम गणना करते हैं, मतलब उसके जो हमारे जैसे मेटल आयन है और लिगेंड है, दोनों में कॉम्प्लेक्सेशन फॉर्म हुआ, ठीक है, तो हम उसके कंसंट्रेशन की, मतलब कितने मॉलिक्यूल उसके हमारे, मतलब जैसे आप CuNH3 ले तो NH3 हमारा 3 है, ठीक है, तो NH3 के हमारा लिगेंड 3 जुड़ा हुआ है और बीच में Cu है, तो इसी की गणना करते हैं कि कितने कंसंट्रेशन में या कितने नंबर में हमारा मेटल आयन लगा हुआ है, कितने नंबर में हमारा लिगेंड से हमारा कोई डोनर या एक्सेप्टर हमारा जुड़ा हुआ है। तो वही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्सेशन या कॉम्प्लेक्सेस आर डिटरमाइंड बाय द स्टियोमेट्रिक रेशियो ऑफ लिगेंड टू द मेटल और डोनर टू द एक्सेप्टर। अब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, सीधा सीधा ये समझिए कि जैसे Cu है, Cu के साथ हमारा NH3 का होल थ्राइस, मतलब 3 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पे कितने मात्रा में हमारा मेटल मतलब Cu प्रेजेंट है और कितने मात्रा में हमारा एक्सेप्टर, मतलब जो लिगेंड से NH3 जुड़ा हुआ है, वो कितने मात्रा में हमारा प्रेजेंट है। ठीक है, एक क्वांटिटी एक्सप्रेशन, अब एक्सप्रेशन क्या होता है, मतलब हाउ मच, कितने अमाउंट में स्थित है, ऑफ द स्टेबिलिटी कांस्टेंट फॉर द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ठीक है, आर इम्पॉर्टेंट इन द स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। मतलब कहने का क्या है, जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का, ये हमारा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, कॉम्प्लेक्सेशन की स्टडी के लिए। तो इसका सीधा मतलब निकलता है K=DC/D/C। अब DC यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग कॉम्प्लेक्स। कहने का मतलब है कि जो आपने ड्रग ली, ठीक है, जैसे आपने सीधा कॉम्प्लेक्सेशन बोलते हैं, मतलब एक ऐसा कंपाउंड जो पूरी तरह कॉम्प्लेक्स हो गया, मतलब उसमें NH3 भी जुड़ गया, Cu भी जुड़ गया, उसका कंसंट्रेशन कितना है, उसको हम DC बोलेंगे। और D क्या है, सोल्युबिलिटी ऑफ अनकॉम्प्लेक्स ड्रग। कहने का क्या मतलब है, जैसे आप कॉपर लेते हैं तो कॉपर की कितनी सॉल्युबिलिटी है या उसका कितना कंसंट्रेशन है, ठीक है। एंड C क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ अनकॉम्प्लेक्स्ड कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, जैसे NH3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे D में आप चेंज कर सकते हैं, D के जगह मेटल भी ले सकते हैं, नॉन मेटल भी ले सकते हैं, C की जगह मेटल भी ले सकते हैं, नॉन मेटल भी ले सकते हैं, ये आपके कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। देन मेथड, इसमें 6 प्रकार के मेथड होते हैं, लेकिन हम 5 प्रकार के मेथड पढ़ेंगे, क्योंकि जो छठा मेथड मिसलिनियस, इसमें कई सारे मेथड आ जाते हैं और ये बहुत थोड़ा थोड़ा है, तो हमको 5 मेथड हमारे लिए सफिशिएंट है। क्योंकि अगर एग्जाम में आता है, लॉन्ग भी आता है, तब भी 5 मेथड आपको लिखने में काफ़ी समय लग जाएगा। तो छठा मेथड हम छोड़ेंगे, बट हम और बाकी 5, जैसे मेथड ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएशन। अब इसमें क्या होगा कि एक प्लॉट ग्राफ, मतलब ग्राफ प्लॉट होगा, और वेरिएशन मतलब जो उसके बीच में, जो मतलब प्लॉट ग्राफिंग के बीच में, उसमें वेरिएशन, अगर वेरिएशन हुआ तो उसका एनालिसिस कैसी होगी, इसके बारे में पढ़ेंगे। पीएच टाइट्रेशन मेथड, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अब मैं इस डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में आपको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताऊंगा। सॉल्युबिलिटी मेथड, स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेशन एंड 7 मतलब 6 मिसलिनियस मेथड।
तो हमारा जो पहला मेथड है वो है मेथड ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएशन, मतलब जो कंटिन्यूअस वेरिएशन होता रहता है। दिस मेथड ये आल्सो नो है जॉब्स मेथड, मतलब इस मेथड को हम जॉब्स मेथड ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएशन के नाम से भी जानते हैं। दिस प्रोसेस डिटरमाइन द स्टियोमेट्रिक रेशियो। अब फिर वही बात आ गई, गणना करने के लिए मतलब कितने मात्रा में हमारा प्रेजेंट है कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में कितने मात्रा में हमारा मेटल प्रेजेंट है, मतलब कितने मात्रा में हमारे डोनर प्रेजेंट है, कितने मात्रा में हमारे एक्सेप्टर प्रेजेंट। तो वही यहाँ पे ये बता रहा है दिस प्रोसेस डिटरमाइंस द स्टियोमेट्रिक रेशियो ऑफ द कॉम्प्लेक्स बेस्ड ऑन द एस्टिमेशन ऑफ सर्टेन एडिटिव प्रॉपर्टी, मतलब जो उसकी एडिटिव प्रॉपर्टीज होगी, मतलब किसकी एडिटिव प्रॉपर्टीज, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की जो एडिटिव प्रॉपर्टीज होगी, कैसे, लाइक है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है कि जैसे आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दो चार्ज हैं, जो हमारे दो चार्ज होते हैं, उन दोनों को आपस में सेपरेट कर देना, ठीक है, जो उसमें एनर्जी लगती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सीधा सीधा बोलें तो किन्हीं दो अपोजिट चार्जों को आपस में सेपरेट कर देना हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का हमारा मेन उद्देश्य होता है, ठीक है। देन एब्जॉर्प्शन मतलब स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट ETC, ठीक है, इसके बेस पे हम मतलब उसकी प्रॉपर्टीज जो एडिटिव प्रॉपर्टीज ये सब हैं उसके बेस पे हम इसका एस्टिमेशन करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसेस व्हेन टू कंपोनेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स, कहने का मतलब क्या है, जो आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ है उसके दो कंपोनेंट अगर पूरी तरह से मिक्स्ड हैं और उनके बीच में कोई इंट्रैक्शन नहीं हो रहा है, कहने का मतलब है कि उन दोनों के बीच में कोई फिल्म नहीं बन रही है, उन दोनों का मतलब पूर्णतः सॉल्यूबल है, उसमें इमिसिबिलिटी कुछ नहीं है, तो इसका मतलब वहाँ पे कोई इंट्रैक्शन नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब जो कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, आपकी एडिटिव होगी। देन द वैल्यू इज गिवन एज द मीन, जो वैल्यू दी जाती है उसका मतलब क्या था, ऑफ द वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल स्पीसीज इन द मिक्सचर। कहने का मतलब क्या है कि जैसे कॉम्प्लेक्स में आपका क्यूप्रिक आयन प्रेजेंट है, CU प्रेजेंट है, तो उस CU की जो इंडिविजुअल स्पीसीज होगी वो आपको उसका रेशियो, उसकी वैल्यू वहाँ पे पता चलेगी। अब जैसे यहाँ पे एक ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक तरफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और ठीक है, मैंने नीचे वो नंबरिंग की हुई है 0, फिर 0.25, फिर 0.50, फिर 0.75, फिर 1 तक, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ है। डॉटेड लाइन का मतलब क्या है, कर्व ऑफ नो कॉम्प्लेक्स, मतलब अगर हमने पॉइजन और एंटीडोट दोनों दिया, मतलब किसी व्यक्ति को पॉइजन खाया, उसको एंटीडोट दिया और एंटीडोट काम नहीं किया, ठीक है, तो वहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्सन फॉर्म नहीं होगा, तो ये डॉटेड लाइन उसी को दिखा रही है कि वहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं हुआ। और ये लाइन जो दिखा रहा है पॉइंट इंडिकेट 1/1 रेशियो कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है कि जो हमारा एंटीडोट है वो पॉइजन के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके उसके इफेक्ट को कम कर दिया है, ठीक है, तो ये वो दिखा रहा है, इसीलिए कहते हैं वेरिएशन। वेरिएशन अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि वेरिएशन क्यों कहा गया, क्योंकि जो इसका प्लॉट ग्राफ होता है वो वैरी करता है, अगर वैरी कर गया तो इसका मतलब हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया, अगर वैरी नहीं किया तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं होगा। तो आप इस एनालिसिस के आधार पर कह सकते हैं कि जो हमारा कॉम्प्लेक्सेशन हुआ वो किसी कंपाउंड में हुआ है। और जो डॉटेड लाइन दिखा रही है, अगर डॉटेड लाइन आती है, सीधी लाइन आती है, तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं हुआ है। तो आप इसके रिजल्ट में क्या लिखेंगे, इसके रिजल्ट में लिख देते हैं कि अगर हमारे प्लॉटेड ग्राफ में कोई वेरिएशन मिलता है तो कॉम्प्लेक्सेशन का फॉर्मेशन होता है, और अगर कोई कॉम्प्लेक्सेशन नहीं मिलता है तो हमारे कर्व एज इट इज स्ट्रेट लाइन में चला जाता है। तो ये हमारा इसका मेन उद्देश्य है। देन इन एडिटिव प्रॉपर्टीज, मतलब जो एडिटिव प्रॉपर्टीज सच है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब चार्ज को सेपरेट करना, इज प्लॉटेड, मतलब प्लॉट करते हैं विशेष मोल फ्रैक्शन। मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे मोल फ्रैक्शन लिखा हुआ है, तो मोल फ्रैक्शन के मतलब उसके विशेष में हम मतलब जो प्लॉट का ग्राफिकेशन करते हैं। देन अ लीनियर रिलेशनशिप, ठीक है, अब लीनियर रिलेशनशिप मैंने आपको बताया कि सीधी लाइन आया तो कोई कॉम्प्लेक्सेशन फॉर्म नहीं हुआ, लेकिन अगर उसमें वेरिएशन आई तो उसमें कॉम्प्लेक्सेशन फॉर्म हुआ। वही यहाँ पे बता रहा है लीनियर रिलेशनशिप is observed in the case of no complexion occur between
टू कंपोनेंट, मतलब दो कंपोनेंट के बीच में कॉम्प्लेक्सेशन नहीं हुआ। इफ़ टू स्पीसीज, अगर दो स्पीसीज ए एंड बी आर मिक्सड इन इक्वल मोलर कंसंट्रेशन फॉर दिस सॉल्यूशन, मतलब कहने का क्या है कि जो ए और बी स्पीसीज है दोनों आपस में मिल गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, द वैल्यू ऑफ एडिटिव प्रॉपर्टी विल ग्रो फ्रॉम इन द मैक्सिमम, तो जो इसकी एडिटिव प्रॉपर्टी होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी। कहने का क्या मतलब है, यहाँ सीधा कहने का ये मतलब है कि उसमें वेरिएशन आ जाना और उसके कर्व का थोड़ा ऊपर चला जाना, इसी को तब क्या कहेंगे, वहाँ पे कॉम्प्लेक्सेशन का फॉर्म हो गया। वही यहाँ पे बता रहा है कि एडिटिव प्रॉपर्टी विल बी गो फ्रॉम द मैक्सिमम, ठीक है, फॉर ए कांस्टेंट, मतलब एक कांस्टेंट के टोटल कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, मतलब ए यहाँ पे आप मेटल ले लीजिए, बी आप यहाँ पे नॉन मेटल लीजिए। सीधा सीधा आप यहाँ पे एक एग्जांपल और ले सकते हैं, ए आप यहाँ पे क्यूप्रिक आयन ले लीजिए और बी आप यहाँ पे NH3 का होल थ्राइस ले लीजिए। इज द हाईएस्ट कंसंट्रेशन एट द पॉइंट वेयर बोथ आर कंबाइंड इन द रेशियो व्हिच दे फॉर्म इन अ कॉम्प्लेक्स, जो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ कि अगर उसमें वेरिएशन हुआ तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन पक्का है होगा। द लाइन सो आई चेंज इन स्लोप अकर्स एट द मोलर फ्रैक्शन, ठीक है। स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब होता है कि ढलान, ठीक है। तो कहने का मतलब ढलान मतलब जो ग्राफ हमने प्रेजेंट किया था, अगर उसमें ढलान आती है तो मोल फ्रैक्शन के बीच में, ठीक है, तो वहाँ पे हमारा कॉम्प्लेक्सेशन का फॉर्म होता है। लाइन सो अगर सीधी लाइन है तो कॉम्प्लेक्सेशन फॉर्म नहीं हुआ, अगर ढाल टाइप की स्लोप लाइन है तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्सेशन अकर होगा। द स्लोप चेंज अकर्स इन अ मोल फ्रैक्शन इंडिकेट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। देन आता है हमारा पीएच टाइट्रेशन मेथड। तो फ्रेंड्स पहली बात आप यहाँ पे सुन लीजिए कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों के पीछे, मैं बहुत मेहनत से आपके लिए एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता हूँ, तो इसका कुछ तो मुझे लाभ होना चाहिए। तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, बस वॉच टाइम बढ़ रहा है, नोट्स के लिए सब कह रहे हैं, ठीक है। बट अगर आप भी हमारा थोड़ी सहायता करेंगे, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मत देखिए, लेकिन थोड़ा वीडियो आप देखिए जरूर। देन आता है हमारा पीएच टाइट्रेशन मेथड। This method is used when the complexation is achieved by change in the pH, ठीक है। अब यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है और उसके pH में कोई चेंज आता है, ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम ये मतलब pH टाइट्रेशन मेथड के द्वारा हम उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। दिस मेथड इज कंसाइडर्ड एज मोस्ट रिलायबल, मतलब विश्वसनीय है, इस मेथड को हम विश्वसनीय कह सकते हैं। मेथड फॉर द स्टडी कॉम्प्लेक्सेशन, मतलब कॉम्प्लेक्सेशन की स्टडी करते समय हम पीएच टाइट्रेशन एनालिसिस मेथड को हम मोस्ट रिलायबल मतलब सबसे भरोसेमंद कह सकते हैं। बट यहाँ पे जो स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड है वो हमारा इससे भी ज़्यादा रिलायबल है, ठीक है। देन एग्जाम्पल हो क्या, चिलेशन ऑफ क्यूप्रिक आयन बाई ग्लाइसिन, मतलब जो क्यूप्रिक आयन होता है उसके साथ मतलब मेटल आयन हमारा, ग्लाइसिन मतलब जो हमारे लिगेंड के साथ जुड़ेगा, ठीक है, चिलेशन कर देना। तो यहाँ पे क्यूप्रिक आयन मतलब Cu डबल प्लस 2NH2 जो कि एक प्रकार का बेस है, एनालिन NH2 मतलब हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, प्लस CH2CO माइनस। अब यहाँ पे जो इसका कॉम्प्लेक्सेशन फॉर्म हुआ CuNH2 CH2CO का होल ट्वाइस प्लस 2 हाइड्रोजन 2 प्रोटॉन फॉर्म्ड, ठीक है। अब यहाँ पे 2 प्रोटॉन फॉर्म्ड मतलब 2 हाइड्रोजन वहाँ से निकल गए। अब 2 हाइड्रोजन मतलब प्रोटॉन का किसी सॉल्यूशन में किसी सॉल्वेंट में, ठीक है, अगर 2 हाइड्रोजन का निकल जाना मतलब उसमें प्रोटॉन निकल जाने का मतलब होता है कि उसके पीएच में डिक्रीज हो जाएगा, मतलब उसका पीएच जो होता है वो कम हो जाएगा। तो उसी प्रकार से अगर यहाँ पे हमारा कॉम्प्लेक्सेशन फॉर्म हुआ और 2 हाइड्रोजन मतलब 2 प्रोटॉन हमारे फॉर्म्ड हुए, अलग हुए हमारे कंपाउंड से, हमारे कॉम्प्लेक्स से कम मतलब अलग हुए, तो वहाँ पे उसका पीएच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है एडिशन ऑफ ग्लाइसिन टू द सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रिक आयन शुड रिजल्ट इन द डिक्रीज इन द पीएच। अब पीएच कैसे डिक्रीज हुआ, क्योंकि वहाँ से 2 हाइड्रोजन आइटम हमारा निकल गया, ठीक है। टाइट्रेशन कर्व, ठीक है, जब इसका जैसे आप टाइट्रेशन करते हैं तो इसका प्लॉट बनाते हैं, ग्राफ मतलब ग्राफिक प्लॉट बनाते हैं, तो वही बता रहा है कि टाइट्रेशन कर्व इज ऑब्टेन बाय एडिंग स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। अब हमको अगर उसका टाइट्रेशन कर्व करना है तो उसको हम वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस सच है NOH वहाँ पे ऐड करते चले जाएंगे और हम उस कर्व के द्वारा मतलब हमारा जो कर्व होगा, अभी मैं आपको कर्व दिखा रहा हूँ, टू दिस सॉल्यूशन ऑफ ग्लाइसिन एंड अदर सॉल्यूशन कंटेनिंग ग्लाइसिन एंड क्यूप्रिक आयन, द ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द pH एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ NOH। कहने का मतलब क्या है कि जितना आप NOH वहाँ पे ऐड करेंगे उसका pH उतना हमारा ज़्यादा क्या होता जाएगा, बेसिक होता जाएगा। तो वही हमारा वहाँ पे एक प्लॉट ग्राफ हो जाएगा। द डिक्रीज इन द pH सो दैट कॉम्प्लेक्सेशन अकर।
अगर उसके पीएच में हमारा डिक्रीजेंस होता है, मतलब पीएच हमारा कम होता है, तो इसका क्या मतलब है, कॉम्प्लेक्सेशन अकर्स थ्रू आउट मोस्ट ऑफ न्यूट्रलाइजिंग रेंज। तो यहीं पे हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि जो पीएच टाइट्रेशन एनालिसिस मेथड है उसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि अगर कॉम्प्लेक्सेशन का पीएच हमारा कम हुआ तो इसका मतलब हमारा सही है, मतलब वो एंटीडोट हमारा। तो यहाँ पे हम ग्राफ के माध्यम से समझते हैं, देखिए कैसे हम समझते हैं। ठीक है, ये आपने एक ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है, ये आपका पीएच है मतलब, और ये आपका एनओएच है मतलब जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है। अब यहाँ पे नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, और यहाँ पे पीएच मतलब जो होता है हमारा 0 से 14 तक, वहाँ पे आप नंबरिंग कर दीजिए। ठीक है, ग्लाइसिन हमारा क्या है, एक हमारा बेस टाइप का होता है, तो उसका जो पीएच होता है 6 से 8 के बीच में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कर्व आया। ठीक है, अब उसमें हम अगर NaOH जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर उसको हमने 1 ml ऐड किया तो ये हमारा 9 पे पहुंच गया, 2 ml किया तो ये हमारा 10 पे पहुंच गया। ऐसे ऐसे करके अगर हमने यहाँ पे देखिए लाइनिंग जो आ रही है 6 पे आ रही है, 6 पर किया तो हमारा ये 13 हो गया। अगर हम 7 पे करेंगे तो सीधा हमारा 14 पीएच पे पहुंच जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा। अब ये वाला कर्व समझिए क्या होता है। अब इस कर्व है, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स मतलब क्यूप्रिक आयन और ग्लाइसिन का कर्व फॉर्मेशन हुआ, कॉम्प्लेक्सेशन बना है। ठीक है, तो उसका जो पीएच है 2 मतलब हाईली एसिडिक है। ठीक है, अब उसमें हमने स्ट्रॉन्ग बेस हमने मिक्सचर करते गए, मतलब जैसे 1 2 3 4 ऐसे ऐसे हम मिक्स करते गए, और ये हमारा कर्व क्या है, ये हमारा ऊपर उठता गया और धीरे धीरे हमारा क्या बना लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड से पहले न्यूट्रलाइज हुआ, न्यूट्रलाइज होने के बाद क्या बना लिया हमारा, ये स्ट्रॉन्ग बेस बना लिया। तो यही इसका प्लॉट मतलब मेरा मतलब जो ग्राफ मैंने प्लॉट किया है इसका मतलब है। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व गिवन अमाउंट ऑफ एल्कलाई कंपाउंड। ठीक है, तो वही डिस्टेंस मतलब जो डिस्टेंस बन रही है, जैसे 2 से हमारा 12 पे पहुंच रहा है, 10 पे पहुंच रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच क्यों पहुंच रहा है, NaOH के कारण, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, टाइट्रेशन ऑफ ग्लाइसिन एंड ग्लाइसिन विद द क्यूप्रिक आयन प्लॉटेड ग्राफ। देन द डिफरेंस इन पीएच फॉर ए गिवन क्वांटिटी ऑफ बेस, मतलब क्या कहने का मतलब क्या रहा है कि जो पीएच में डिफरेंस आ रहा है, मतलब एसिडिक से बेसिक हो रहा है या बेसिक से हाईली बेसिक हो रहा है, क्यों हो रहा है कि जितनी क्वांटिटी में हम बेस ऐड करेंगे उतना ज़्यादा हमारा पीएच हमारा बेस की तरफ जाएगा। डैट इंडिकेट द अक्यूरेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स, जो क्या करता है, अक्यूरेंस करता है कॉम्प्लेक्स को। द कंसंट्रेशन ऑफ NaOH इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ लिगेंड। ठीक है, अब कहने का मतलब क्या है, अब कैसे लिगेंड के कंसंट्रेशन के बराबर है। ठीक है, कैसे, तो मैंने आपके प्लॉट के ग्राफ मतलब जितना मैंने अभी आपको ग्राफ में क्या समझाया कि आप जितना ज़्यादा NaOH ऐड करेंगे उतना ज़्यादा बेसिक होता चला जाएगा, तो उसके पीएच में क्या होते चले जाएगी, डिक्रीज होता चला जाएगा, उसका पीएच डिक्रीज होता चला जाएगा, क्योंकि हमने एसिडिक मटेरियल लिया था और उसको बेसिक में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसका पीएच क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और हमने पढ़ा था कि जो पीएच टाइट्रेशन मेथड का मेन उद्देश्य है, अगर हमारा पीएच डिक्रीज हुआ तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्सेशन अगर हुआ है, वहाँ पे कॉम्प्लेक्सेशन हुआ है, तो वही यहाँ पे बता रहा है द कंसंट्रेशन ऑफ NaOH इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ लिगेंड, मतलब जितने मात्रा में आप NaOH डालेंगे उस लिगेंड की कंसंट्रेशन उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पे आप दूसरा टर्म भी उठा सकते हैं कि जैसे आपने मेटल लिया, Cu लिया, आपका एसिडिक है, डोनर रिसेप्टर ल्यूइस एसिड बेस। ठीक है, तो आपने जो Cu लिया वो आपका एसिड हो गया, जो आपने NH3 लिया वो आपका बेस हो गया। तो आप NH3 में अगर आप NaOH स्ट्रॉन्ग बेस मिलाते हैं वो और बेसिक वैसे भी है, अगर आपने उसमें और NaOH मिला दिया तो उसके मतलब हाईली हो जाएगा, वो ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। तो यही कह रहा है कि द कंसंट्रेशन ऑफ NaOH इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ लिगेंड दैट बाउंड टू एट अ pH. The average number of ligand group bound per metal ion present in given by, अब इसका एक फार्मूला लगेगा, नंबर n इक्वल टू टोटल कंसंट्रेशन ऑफ लिगेंड बाउंड अपान, मतलब कहने का क्या है, जो लिगेंड है हमारा उसका टोटल कंसंट्रेशन। ठीक है, जैसे NH3 और Cu के केस में तो उसका NH3 का टोटल कंसंट्रेशन अपान टोटल कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन, मतलब Cu का कंसंट्रेशन। अब सीधा यहाँ पे एग्जाम्पल के समझिए, CuNH3 का कॉम्प्लेक्स बना, CuNH3 का होल थ्राइस का बना, तो ठीक है, तो NH3 का होल थ्राइस का पूरा कंसंट्रेशन अपान Cu का कंसंट्रेशन, मतलब कॉपर का सेंटर मतलब क्यूप्रिक आयन का कंसंट्रेशन। ठीक है, द कंसंट्रेशन ऑफ फ्री ग्लाइसिन G एट एनी pH इज कंसिडर्ड एट द डिफरेंस बिटवीन टोटल कंसंट्रेशन ऑफ ग्लाइसिन Gn एंड कंसंट्रेशन ऑफ एडेड NaOH। अब यहाँ पे फार्मूला क्या बन के आएगा, G इक्वल टू Ka Gn माइनस NaOH। N क्या है आपका कंसंट्रेशन है,
ठीक है। जो आपकी फार्मूला से कंसंट्रेशन जो निकलेगा यहाँ पे एन की जगह पे आप वहाँ पे रख देंगे अपॉन H3O, क्योंकि आप जब पीएच करेंगे तो वहाँ पे H3O का फॉर्मेशन होगा। पीएच इक्वल टू pKa माइनस पीएच माइनस लॉग जी का कंसंट्रेशन माइनस NaOH। तो यहाँ पे आप एक ग्राफ प्लॉट कर देंगे किसके बीच, कंसंट्रेशन के बीच और पीए के बीच। ठीक है। तो अब व्हेन वी प्लॉट द ग्राफ, अब यहाँ पे हमने एक प्लॉट ग्राफ किया बिटवीन ए एंड पी, एन एंड पी ए। एन क्या है आपका कंसंट्रेशन है और पी आपका तो हमारा कॉम्प्लेक्स हो गया। द कर्व इज फॉर्म दैट शो द वैल्यू ऑफ एन इज रीच अप टू द सर्टन वैल्यू व्हिच इंडिकेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्लाइसिन मोल दैट कंबाइन विथ सी यू। ठीक है। अब ग्लाइसिन और सी यू हमारा कितने मतलब कितने कंसंट्रेशन पे और कितने अमाउंट में हमारा आपस में मिलकर कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है, इसके प्लॉट के माध्यम से हम समझ सकते हैं। ठीक है। एंड स्टेबिलिटी कांस्टेंट कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग वैल्यू ऑफ एन एंड पी ए। तो यहाँ पे फॉर्मूला रहेगा पी एच इक्वल टू हाफ लॉग बीटा और लॉग बीटा इज इक्वल टू पी ए एंड पी ए आर कैलकुलेटर फ्रॉम टाइट्रेशन कर्व। जो पी ए होगा हमारा टाइट्रेशन कर्व से हम अपना मतलब उसका कैलकुलेशन कर लेंगे। देन आता है डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मैं आपको जो फर्स्ट यूनिट में हमारा था डिस्ट्रीब्यूशन मेथड मतलब जो मतलब पार्टीशन कोफिशिएंट मेथड था उसके ऊपर समझाऊंगा। तो मैं शुरुआत करने से पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना देना चाहता हूँ। ठीक है। तो वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, पार्टीशन कोफिशिएंट इक्वल टू ड्रग डिजॉल्व इन ऑयल फेज अपॉन ड्रग डिजॉल्व इन वाटर फेज। कहने का क्या मतलब है कि जब दो इमिसिबल मतलब सॉल्वेंट के एक सॉल्यूशन बनाते हैं और उसमें हम कोई ड्रग डिजॉल्व करते हैं तो ड्रग के कुछ मॉलिक्यूल हमारे जाके वाटर के साथ कंबाइन हो जाते हैं और कुछ मॉलिक्यूल हमारे जाके ऑयल के साथ कंबाइंड हो जाते हैं। तो उसी को हम बोलते हैं पार्टीशन कोफिशिएंट। देखिए आपका वहाँ से भी रिवीजन आ रहा है, तो ठीक है, वहाँ भी रिवीजन आपका हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे एक लैंग्वेज में क्या है, दिस मेथड डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोल्यूट बिटवीन इमिसिबल सॉल्वेंट दैट यू टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी कांस्टेंट फॉर द सर्टेन कॉम्प्लेक्स। आप सोल्यूट यहाँ पे ड्रग मान लीजिए और दो इमिसिबल सॉल्वेंट के रूप में आप यहाँ पे क्या मान लीजिए, ऑयल मान लीजिए और एक वाटर मान लीजिए। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, मैं आपको शुरुआत में बता दे रहा हूँ। इसमें आप पढ़ेंगे ड्रग के रूप में आप क्या लेंगे, पोटेशियम आयोडाइड लेंगे। ठीक है। जो कि एक प्रकार का एमेटिक ड्रग है, मतलब उल्टी करवाने वाला, वोमिटिंग करवाने वाला पदार्थ मतलब मेडिसिन है। ठीक है। उसका और इमिसिबल सॉल्वेंट में हम क्या क्या लेंगे, एक लेंगे कार्बन सल्फाइड एंड वाटर का मिश्रण, जो दोनों आपस में, क्योंकि कार्बन और वाटर कभी आपस में मिलते नहीं है। ठीक है। कोयला पानी कभी आपस में मिलता नहीं है। एग्जाम्पल के लिए कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुए आयोडीन एंड पोटेशियम आयोडाइड, KI3 डाइट। ठीक है। ये मिक्सड। तो यहाँ पे I2 प्लस KI मिला के हमारा बनेगा KI3। I2 मतलब आयोडाइड प्लस KI मतलब पोटेशियम आयोडाइड इज इक्वल टू पोटेशियम आयोडाइड TE। ठीक है। एस्टिमेशन इसका आप कैसे करेंगे, फर्स्ट टाइम हिगुची मतलब एक साइंटिस्ट का नाम है, इन्वेस्टिगेट द कॉम्प्लेक्सिंग एक्शन ऑफ कैफीन ग्लाइकोल और नंबर ऑफ एसिडिक ड्यूरिंग यूजिंग दिस मेथड। अब वही बात आ रही है, मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट में लेकर चलता हूँ। ठीक है। वहाँ पे अपने ड्रग लिया था, यहाँ पे ड्रग के रूप में हमने क्या यूज किया है, I2। ठीक है। I2 ये वाला फेज आपका वाटर फेज है और ये वाला फेज आपका क्या है, कार्बन सल्फाइड फेज है। मतलब यहाँ पे वाटर फील्ड है और यहाँ पे कार्बन सल्फाइड फील्ड है। अब आपने यहाँ पे I2 मतलब जो ड्रग है आपने यहाँ पे डाली, तो कुछ I2 के मॉलिक्यूल जाके हमारे वाटर के साथ कंबाइन हो गए और कुछ मॉलिक्यूल हमारे जाके कार्बन डाइसल्फाइड के साथ हो गए। ठीक है। तो यही पार्टीशन कोफिशिएंट का रोल लग जाता है, मतलब I2 डिजॉल्व इन वाटर फेज अपॉन I2 डिजॉल्व इन कार्बन डाइसल्फाइड फेज। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयोडीन बिटवीन वाटर एंड कार्बन सल्फाइड। अब यहाँ पर आपका कंसेंट मतलब यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हुआ ना, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन मेथड हम करते क्या है इसमें। देन आता है अब यहाँ पे एक हम क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे। ठीक है। व्हेन आयोडीन इज डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब आयोडीन डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ किसमें, वाटर में और कार्बन डाइसल्फाइड में। ठीक है। यहाँ पे कार्बन लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप कार्बन डाइसल्फाइड कर दीजिए। द डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट इन कांस्टेंट मतलब के O/W, यहाँ पे O की जगह आप सी कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे हमने कार्बन डाइसल्फाइड लिया हुआ है। ठीक है। तो कांस्टेंट ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड बाय वाटर इज इक्वल टू कार्बन का मतलब जो कार्बन है वो डाइस मतलब जो हमारा कार्बन में डिजॉल्व हुआ।
ठीक है, जो हमारा आयोडीन हो वो कार्बन में डिजॉल्व हुआ बाई जो हमारा आयोडीन वाटर में डिजॉल्व हुआ, फाउंड टू बी 625, जो इसका हमारा कंसंट्रेशन डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट हमको प्राप्त हुआ किससे, मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी से प्राप्त करते हैं इसको, ठीक है, 625 प्राप्त हुआ। व्हेन इट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन, जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसमें, 0.1250 मोल सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड कार्बन सल्फाइड, द कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इज फाउंड टू बी 0.166 मोल पर लीटर। व्हेन द एक्वस पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इन एनालाइज्ड, द कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इज फाउंड टू बी 0.02535 मोल पर लीटर। तो ये इसका सॉल्यूशन क्या होता है देखते हैं। टोटल कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन एक्वस मीडियम, मतलब कहने का कि वाटर फेज में हमारा जो आयोडीन मिक्स हुआ है उसका मान कितना दिया हुआ है, 0.02535 मोल पर लीटर, फ्री प्लस कॉम्प्लेक्स आयोडीन, ठीक है। देन टोटल कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, जो हमारा मतलब जो हमारा पोटेशियम आयोडाइड है वो हमारा उसका टोटल कंसंट्रेशन कितना है, जो दिया हुआ क्वेश्चन में 0.1250 मोल पर लीटर। और कंसंट्रेशन ऑफ I2 इन कार्बन सल्फाइड, मतलब कहने का क्या, जो कार्बन सल्फाइड में हमारा आयोडीन नामक एक ड्रग है जो उसमें जाके हमारा बाइंड अप हुई, मतलब उसके मॉलिक्यूल से मिली, उसका कंसंट्रेशन कितना, 0.1699 मोल पर लीटर। अब डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट, अब डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जब हमने शुरू में पढ़ा था तो वाटर डिजॉल्व इन ऑयल फेज अपन वाटर डिजॉल्व इन वाटर फेज, तो KO/W, अब वहाँ पे O/W मतलब O का मतलब कार्बन डाइसल्फाइड, वाटर W का मतलब वाटर, तो आयोडीन डिजॉल्व इन कार्बन सल्फाइड सॉल्यूशन अपॉन आयोडीन डिजॉल्व इन वाटर सॉल्यूशन इज इक्वल टू 625 दिया हुआ है 625। कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन एक्वस फेज, अब आयोडीन का जो कंसंट्रेशन होगा एक्वस फेज में, मतलब जो आपकी मतलब जो पोटेशियम आयोडाइड मिला वहाँ पे जाके मतलब किसके साथ, आयोडीन जो I2 है वो जाके आपके वाटर के साथ जब मतलब वाटर मॉलिक्यूल के साथ जाके बाइंड अप किया तो उसका कंसंट्रेशन कितना निकला, तो I2W इज इक्वल टू I2O का मतलब यहाँ पे कार्बन डाइसल्फाइड अपान KO/W, ठीक है, इक्वल टू 0.169 अपान 625, मतलब 625 इक्वल 2.7 इंटू 10⁻⁻4 पर मतलब मोल पर लीटर। टू ऑब्टेन कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इज कॉम्प्लेक्स, मतलब हमको कॉम्प्लेक्स में आयोडीन की कंसंट्रेशन देखनी कितना है, तो आयोडीन मतलब कॉम्प्लेक्स में आयोडीन कितना है, इक्वल टू आयोडीन प्रेजेंट इन वाटर फेज माइनस आयोडीन प्रेजेंट इन हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे W गलती से लिख दिया तो यहाँ पर आप CH2 लिख दीजिए या O लिख दीजिए, इक्वल टू 0.02535 माइनस 0.00271 इक्वल टू 0.025 मोल पर लीटर। फ्रॉम इक्वेशन I2 प्लस KI इक्वल टू KI3 होता है, तो KI3 मतलब KI पोटेशियम आयोडाइड इन कॉम्प्लेक्स इक्वल टू आयोडाइड कॉम्प्लेक्स इक्वल टू 0.025 मोल पर लीटर। देन KH इज इंसोल्यूबल इन CH2, जो हमारा KI है वो हमारा इंसोल्यूबल होता है CH2 में, एंड रिमेन्स इंटायरली इन एक्वस फेज, मतलब जो हमारा वाटर फेज में हमारा मिसिबल होता है। द कंसंट्रेशन ऑफ KI मतलब पोटेशियम आयोडाइड का कंसंट्रेशन KI फ्री इक्वल टू KI टोटल माइनस KI कॉम्प्लेक्स, कहने का मतलब क्या है, जो पोटेशियम आयोडाइड हमारा फ्रीली है और जो पोटेशियम हमारा टोटल है माइनस जो हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है हमारा पोटेशियम आयोडाइड प्रेजेंट है, ठीक है, माइनस कर देंगे तो 0.125 माइनस 0.025 इक्वल टू 0.1 पर मोल लीटर। अब K इक्वल टू मतलब कांस्टेंट इक्वल टू कॉम्प्लेक्स बाई I2 फ्री इंटू KI फ्री इक्वल टू 0.025 अपॉन 0.000271 इंटू 0.1 इक्वल टू 922, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा मतलब एक न्यूमेरिकल के टाइप का है, तो इसको आप खुद सॉल्व कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको उतना समझ में कि बोर्ड होता तो यहाँ पे एक एक इक्वेशन करके समझाया जाता, तो अभी हमारे पास उतनी फैसिलिटी नहीं है क्योंकि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो देन हमारा आता है सोल्युबिलिटी मेथड। हिगुची एंड लैक्स ये दो नाम के एक साइंटिस्ट हैं, यूज दिस मेथड फॉर डिटेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स, मतलब इस मेथड को उन्होंने दिया कि किसके लिए दिया, कॉम्प्लेक्स के डिटेक्शन को लिया। इन दिस मेथड द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द कंपोनेंट इन द प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। अब इसका कहने का मतलब क्या है, इस मेथड में हम क्या पढ़ते हैं कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है इज बेस्ड किस पे आधारित होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपोनेंट इन द प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। मतलब कहने का क्या है, जैसे CU आप एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए, क्यूप्रिक आयन और NH3 का होल थोराइड, अब इन दोनों में सॉल्युबिलिटी कितनी है कि क्या क्यूप्रिक आयन हमारा उसमें NH3 में हमारा सोल्यूबल है, कितना सोल्यूबल है, अब इसके आधार पे हम पढ़ेंगे कि
हमारा जो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट बना वो कितना परसेंट मतलब कितने अमाउंट में हमारा शुद्ध बना, ठीक है। दी एक्सेस अमाउंट ऑफ ड्रग अलॉन्ग विथ सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एजेंट विल प्लेस्ड इन अ कंटेनर विथ क्लाउजर सिस्टम, ए सीरीज ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एजेंट इज प्रिपेयर्ड, ठीक है। ये तो आपका नॉर्मल सा एक प्रोसीजर टाइप का है। दी बोतल, अब जो बोतल है आर एजिटेटेड एट द कांस्टेंट, एजिटेटेड का मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा उसको हीट प्रोवाइड करेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर पे अंटिल द इक्विलिब्रियम। कहने का मतलब क्या है कि जो आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा मतलब CuNH3 आपका जो कॉम्प्लेक्स बनेगा लिगेंड के साथ बनेगा, अब उसको आप एजिटेटेड मतलब थोड़ा गर्म कर देंगे और जब तक वो इक्विलिब्रियम मतलब संतुलित दोनों आपस में मिक्स ना हो जाए, देन अ लिक्विड पोर्शन इज रिमूव्ड, तब यहाँ पे क्या करेंगे आप उस लिक्विड पोर्शन को रिमूव कर देंगे, एनालाइज द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, और उसका क्या करेंगे आप उसका एनालिसिस करेंगे बाय द टाइट्रेशन कॉम्प्लेक्सेशन ऑफ पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, जिसको पाबा के नाम से जानते हैं, बाई कैफीन। कहने का मतलब क्या है कि पाबा हमारी एक प्रकार की ड्रग है और कैफीन भी हमारी एक प्रकार की ड्रग है जो कहाँ पे हमको नींद दिलाने में सहायक होती है। मतलब ये एक जिसे कहते हैं कि जब चाय में मिलता है तो थकान दूर कर देती है, ठीक है, मूड रिलैक्स करने डिप्रेशन से बाहर निकाल देती है, तो वो हमारी कैफीन है। तो ड्रग यहाँ पे क्या है पाबा, ठीक है, पाबा ड्रग के रूप में, कैफीन आपका कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है। ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ पाबा एंड कैफीन। सीधी सी बात है कि हमारा जो मतलब जो हमारा वो ग्राफ प्लॉट होगा वो हमारा ड्रग के और कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट के बीच में हमारा होगा। देन तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ पाबा, मतलब एक तरफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ पाबा ले लीजिए और दूसरी तरफ आप कैफीन ले लीजिए। तो यहाँ पे पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट सी का मतलब पहले समझ लेते हैं होता क्या, उसके बाद हम कर्व में मतलब इस ग्राफ में चलते हैं। तो पॉइंट ए का मतलब होता है सोलिबिलिटी ऑफ द पाबा इन वाटर विथ कैफीन। अब पॉइंट ए आपका क्या शो कर रहा है, जो 5 नंबर पे है वो शो कर रहा है कि आपका जो पाबा है वो वाटर में कितना सोल्यूबल है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जो मतलब वाटर में पाबा की सोल्यूबिलिटी कितनी है विद कैफीन, कैफीन के साथ। पॉइंट भी आपका क्या इंडिकेट कर रहा है, सैचुरेशन पॉइंट, मतलब जहाँ पे हमारा पाबा मतलब जो पाबा है और कैफीन है दोनों आपस में दोनों एक सैचुरेशन प्रोसेस में आ जाए, मतलब एकदम आपस में मिसिबल हो जाए, उसमें कोई एक 0.1% की भी कोई इमिसिबिलिटी ना बचे, ठीक है। तो मैं कहने का मतलब क्या, सैचुरेशन पाबा एंड कैफीन कंप्लीटली इक्विलिब्रियम मिक्स्ड, मतलब संतुलित से मिक्स हो जाए। अब पॉइंट सी आपको क्या कह रहा है, ऑल एक्सेस सॉलिड एसिड कन्वर्ट टू कॉम्प्लेक्स। अब जितने भी पॉइंट सी पे क्या हो गया कि जितने भी आपके सॉलिड मटेरियल होंगे वहाँ पे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। पाबा टोटली डिजॉल्व इन कैफीन, मतलब कहने का क्या है कि जो पाबा ड्रग है वो आपका कैफीन में टोटली डिजॉल्व हो जाएगा और आपका कॉम्प्लेक्सेशन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इक्वल टू पाबा प्लस कैफीन या इक्वल टू पाबा माइनस कैफीन। अब स्टेबिलिटी कांस्टेंट मतलब के इक्वल टू पाबा माइनस कैफीन अपान पाबा इंटू कैफीन। देन आता है स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड चार्ज ट्रांसफर मेथड। तो पहली बात स्पेक्ट्रोस्कोपी अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, फर्स्ट सेमेस्टर में हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है, ठीक है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ फिजिकल और केमिकल एनालिटिकल एनालिसिस, मतलब एक प्रकार की फिजिकल या केमिकल एनालिटिकल एनालिसिस है टू डिटेक्ट और डिटरमाइन, मतलब जिसको क्यों यूज करते हैं, डिटेक्ट और डिटरमाइन करने के लिए। क्या डिटेक्ट और डिटरमाइन करते हैं, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन ऑफ सैंपल थ्रू रेडिएशन, जो कि रेडिएशन आपके क्या होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कहने का क्या मतलब है कि जो कॉम्प्लेक्सेशन में दो हमारा जैसे कॉपर ले लीजिए और NH3 लीजिए। अब मैं आप लोग को लग रहा है कि मैं हमेशा कॉपर NH3 क्यों लेता, क्योंकि आपको ये दिमाग में बैठ चुका है, ठीक है। तो कॉपर ले लीजिए और NH3 ले लीजिए। अब उस वहाँ पे क्या करेंगे आप, उस कंपोजिशन में आप क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दिखाएंगे। तो वो आपको क्या दिखाएगा कि कितने अमाउंट में आपका जो हमारा चिलेटिंग एजेंट है वो प्रेजेंट है, कितने अमाउंट में हमारा मेटल आयन प्रेजेंट है। दैट रिजल्ट मॉलिक्यूल आइदर रिफ्लेक्ट, मतलब इसका क्या इफेक्ट होगा कि जो मॉलिक्यूल होगा वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा और एब्जॉर्ब और या एब्जॉर्ब हो जाएगा और इमिट हो जाएगा, डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब जो उस मॉलिक्यूल का नेचर होगा। अगर वो इमिटिंग नेचर का है मतलब एब्जॉर्ब होने के नेचर में तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, अगर इमिट के नेचर में तो इमिट हो जाएगा, रिफ्लेक्ट के नेचर में तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर आप गूगल सर्च पे स्पेक्ट्रोस्कोपी चेक करेंगे, सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि एक सीधी लाइन जाती है और उस सीधी लाइन का हमारा वेरिएशन हो जाता है, मतलब कई लाइनों में बट जाती है, ठीक है। तो आप एक बार वहाँ पे जाके देख लीजिएगा स्पेक्ट्रोस्कोपी
स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता क्या है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में ही होता है कि जो इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसको एक किसी हम परत से आगे भेजते हैं और वहाँ से क्या होता है कि वो अपना एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में आगे निकल जाता है, या कहते हैं कि अगर एक उंगली सीधी दिखाते हैं तो आगे जाके 5 उंगली आपको विभिन्न विभिन्न प्रकार के मिलने लगेंगे। तो आप हम सीधा आते हैं अपने सिलेबस के टॉपिक पे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज क्या है हमारे कॉम्प्लेक्सेशन एनालिसिस में। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी इन द विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, वही जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ऑफ द स्पेक्ट्रम विच इज कॉमनली यूज टू इन्वेस्टिगेट, जिसका हम क्यों यूज करते हैं, कॉमनली यूज करते हैं इन्वेस्टिगेशन इलेक्ट्रॉन डोनर एक्सेप्टर और चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेशन। मतलब जो हमारा कॉम्प्लेक्सेशन में हमारा जो लुईस एसिड बेस है, ठीक है, डोनर एक्सेप्टर है, उसके इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन का इन्वेस्टिगेशन करते हैं या चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेशन करते हैं। व्हेन आयोडाइन इज एनालाइज इन द डिफरेंट, मतलब नॉन कॉम्प्लेक्सिंग सॉल्वेंट, मतलब कोई ऐसा सॉल्वेंट ले जैसे CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड आपने ले लिया, वो एक प्रकार का नॉन कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है, ठीक है। अब उसमें आपको एनालाइज करना है आयोडीन को। एक कर्व विथ सिंगल पीक एट 520 nm मतलब नैनोमीटर इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। ए आयोडीन सॉल्यूशन इन बेंजीन, मतलब जो आयोडीन सॉल्यूशन है वो बेंजीन एग्जिबिट ए मैक्सिमम शिफ्ट टू 475 mm मतलब माइक्रोमीटर एंड पीक अपीयर एट 300 नैनोमीटर इन बेंजीन एंड आइदर आयोडाइड इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। मतलब जो क्या कहने का मतलब क्या है कि जो बेंजीन और आयोडाइड है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। एंड इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट इज डोनर, जैसे CCl4 मतलब जो कार्बन टेट्राक्लोराइड वो आपका क्या है, डोनर है। नो कॉम्प्लेक्स फॉर्म, वहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्सेशन का फॉर्मेशन नहीं होता है। द कॉम्प्लेक्सेशन कांस्टेंट के कैन बी ऑब्टेन बाय यूज ऑफ UV स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब यहाँ पे अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी का आप यूज करना पड़ेगा, जो कि अभी आपको आता नहीं है क्योंकि आप अभी हाई लेवल पे एनालिसिस नहीं की हुई है, आप आगे चल के वी फॉर्म में ही करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी। द एसोसिएशन बिटवीन, एसोसिएशन मतलब का जुड़ जाना, बिटवीन द डोनर ए एंड एक्सेप्टर एज गिवन एज D+A K1/K-1 DA। तो जहाँ K/K-1 क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। K1 एंड K2 क्या है, इंटीग्रेशन मतलब इंट्रैक्शन रेट है। और K इज रेयरली ऑब्टेन फ्रॉम द बेंसाई-हिल्डेन इक्वेशन। बेंसाई-हिल्डेन इक्वेशन क्या है, A0/A इज इक्वल टू 1/E प्लस 1/K अपॉन 1/D0 वेयर A0 इज इक्वल टू एक्सेप्टर कंसंट्रेशन, D0 बाई डी डोनर कंसंट्रेशन, मोलर ऑब्जर्विटी ऑफ द चार्ज ट्रांसफर एंड के आपका क्या है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट है। तो आपका यहाँ पे सेकंड पार्ट खत्म होता है। सेकंड पार्ट मेथड जो आपका एनालिसिस है वो मैंने बहुत अच्छी तरीके से, मुझे लगता है, अब आपको लगता है नहीं हो तो आप कमेंट करके बताएंगे ही कि आपको समझ में आया कि नहीं आया है, ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको समझ में आ जाए, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैं इससे अधिक कोशिश करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ, जिससे कि हमारे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो अगेन। मैं दीपक साहब आपसे अलविदा लेता हूँ। अलविदा क्यों लूँगा भाई, मैं अब तो आपके पीछे पड़ा रहूँगा वीडियो बनाते बनाते। हरि ओम।